आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए। आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आजकल समय रैना बहुत चल रहे हैं, अभिनव बस्सी हैं। आपके समय में जब आपने स्टार्ट किया तब से आज में ऑडियंस में कितना बदलाव है? अब जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो हास्य में शिष्टता खत्म हो गई है जी। मैंने कई वो देखे तो गाली से तो शुरू ही करते हैं वो। दोस्ती पर आप क्या कहेंगे? दोस्त जो है वो आपका बनाया हुआ भाई है जी। और भाई जो है ईश्वर से मिला हुआ मित्र है। दोस्तों नमस्कार। 2025 में बी द चेंज के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपका और आपके परिवार का 2025 बहुत ही बढ़िया हो, मंगलमय हो और हमारे गेस्ट की तरह आप भी चेंज मेकर्स बने। दोस्तों आज हम देखते हैं चारों तरफ हमें स्ट्रेस दिखता है। इसी स्ट्रेस को किल करने के लिए हमने सोचा कि आपको 2025 की शुरुआत में मिलवाते हैं एक कॉमेडी के कलाकार से, ताकि आपके जीवन में भी एक हास्य रस, एक कॉमेडी आए, जिससे हमारा 2025 का ये साल सबके लिए हंसते हुए गुजरे। आइए मिलते हैं 2025 के बी द चेंज के पहले एपिसोड में हमारे आज के गेस्ट, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं और इस फील्ड के बेताज बादशाह रहे हैं पिछले 40 सालों से। आइए मिलते हैं आज के हमारे चेंज मेकर अरुण जेमिनी जी से। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल भर शब्दों की कतार में खड़ा रहा, मिला सिर्फ एक शब्द, शब्द एक अनेक भावनाएं, यानी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। जी सर, आप इंस्टेंट कॉमेडी अगर देखें, हम मुझे अपना बचपन याद है कि आप इंस्टेंट कॉमेडी के बिल्कुल बेताज बादशाह की तरह मैं जितने भी मंचों पे आपको सुना, टेलीविज़न पे सुना, इंस्टेंट कॉमेडी कैसे की जाती है और आपको कैसे प्रेरणा आई उसकी? हरियाणा में इंस्टेंट कॉमेडी के लिए प्रेरणा की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर बस में सफ़र करें, रेल में सफ़र करें जी, वैसे भी किसी हरियाणा के आदमी से मिलने, तो वो इंस्टेंट कॉमेडी वहाँ आ ही जाती है जी। तो वहाँ का ये जो हास्य है वहाँ की रगों में है। आपको बताऊं कि हरियाणा की जो विट है वो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। और पहले नंबर पे स्कॉटलैंड है जी। दूसरे और नंबर पे इंडिया में हरियाणा फिर है। पहले नंबर पे हरियाणा। इंडिया में तो है ही, मतलब पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ ना जी। तो ऐसे ही आप एक हरियाणा वाले ताऊ के किस्से सुनाते रहे हैं। हरियाणा वाले ताऊ कहाँ मिल गए आपको? हरियाणा वाले ताऊ तो हरियाणा में कहीं भी मिल जाएंगे और वो काम बात ही ऐसी करेंगे। वो मुझे ध्यान है कि वो एक 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा जी। तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली, ताऊ कित जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी। कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती जो उसके अंदर रहती है वो रहती है। वो बुढ़िया बोली, ताऊ कित जागा, तो बूढ़ा बोला, बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूँ। तो ये हरियाणा के ताऊ तो मस्ती में रहते ही हैं जी सर। सर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कैसे, आप कहाँ से एक ऐसी प्रेरणा मिली या कहाँ से आपके अंदर वो विट वाला वो आया और आपको कैसे आपने पहचाना कि आपको मंच तक का सफ़र कैसे पहुँचे? देखो, मेरे घर में मेरे पिता जैमिनी हरियाणवी, बहुत बड़ा नाम हास्य रस का, जी। मंच पे थे और घर पे जो आना जाना था वो सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश आदित्य, अल्लड़ बीकानेरी, गोविंद व्यास, ये सब कवि घर पे आते थे। तो घर का माहौल ही ऐसा था कि आदमी बिगड़ ही जाएगा। तो मैं भी बिगड़ गया और पहली कविता मेरी छप गई थी जब मैं स्कूल में था। अच्छा, बहुत अर्ली स्टार्ट कर। हाँ, तो स्कूल में जब छप गई, छपने के बाद आदमी को गलतफहमी हो जाती है कि वो कवि है। तो पराग एक पत्रिका थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की, बच्चों की एक पत्रिका, उसमें एक कविता छप गई। तो उसके बाद से लगा कि मैं भी कवि हूँ बस।
तो वो टूटी फूटी कविताएं लिखते रहते थे। तो कॉलेज में सर, कॉलेज में भी करने लगे? कॉलेज में भी हाँ, कविता प्रतियोगिताओं में जाते थे और छपने के लिए खूब दैनिक हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवभारत, जनसत्ता, इन सब अखबारों में कविताएं भेजते थे, छप जाती थी। तो वो गलतफहमी बढ़ती चली गई। तो धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक ले आए। फिर हाँ, फिर वो मंच पे आ गई। वैसे अगर वैसे पूछें सर, अभी तक कितने लगभग स्टेज शोज कर चुके होंगे आप, नेशनली देखिए, इंटरनेशनली? गिना तो नहीं है अब तक, गिनने का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर कम से कम नहीं तो 4,500 के आसपास तो हो ही गए होंगे। लगभग 40 वर्षों से आप कर रहे हैं। बिल्कुल 40-44 वर्ष हो गए। 44 वर्ष हो गए, तो आप हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं कॉमेडी की। हाँ तो अगर स्टैंड अप कॉमेडी में देखा जाए तो सर, स्टैंड अप कॉमेडी में तो आप सुरेंद्र शर्मा जी, आपके फादर, ये लोग मतलब एक जाना पहचाना नाम, जो मतलब फर्स्ट क्लास कॉमेडियंस का हैं। आज कॉमेडी इतने साल से बैटन कैरी कर रहे हैं, आगे कपिल शर्मा आए और लोग आए, अब ओटीटी पे काफ़ी बच्चे आ गए, आपने देखा होगा। बिल्कुल। आजकल समय रैना बहुत चल रहे हैं, अभिनव बस्सी हैं। तो आज आप देखते हैं, आज से जब आपके समय में जब आपने स्टार्ट किया, तब से आज में ऑडियंस में कितना बदलाव है? देखिए जी, पहले थे काका हाथरसी, शैल चतुर्वेदी, हुल्लड़ मुरादाबादी, शरद जोशी, ये बड़े बड़े नाम थे हास्य व्यंग में, और शिष्ट हास्य होता था। अब जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो हास्य में शिष्टता खत्म हो गई है जी। मैंने कई वो देखे तो गाली से तो शुरू ही करते हैं वो अपनी स्टैंड अप कॉमेडी। तो गाली सुन के कैसे कोई हंस सकता, मेरी समझ में ही नहीं आया, लेकिन फिर भी लोग आते हैं उनको देखने और सुनने। तो इसका मतलब कुछ तो है, लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे वरुण हैं और कुछ अच्छे लोग हैं जो खूब फिल्मों में भी आ गए, लोकप्रियता में भी आ गए। हाँ, काफ़ी लोग आ गए। हाँ, तो वो कुछ अच्छे लोग भी हैं, और हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते हैं सर। सर, ऐसा नहीं लगता कि आपके टाइम पे ऑडियंस की जो डिमांड थी वो डिफरेंट थी? आज ऑडियंस शायद गाली वाली चीज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जैसे ओपन है, कोई सेंसर नहीं है, हर तरह का ऑडियंस भी है और हर तरह का इसीलिए डिमांड भी है, तो सप्लाई भी आ रही है। जब हम बचपन में सुनते थे या आपका समय रहा, तो उस टाइम एक कॉमेडी की एक मुहिम सी, एक लकीर थी, उसको पार नहीं किया जाता था। जैसे आप लोग काफ़ी जीजा साली सासू पे ऐसे जोक्स मारते रहे, लेकिन वो बिलो दी बेल्ट कभी लगे नहीं। बिल्कुल, हमारे टाइम में बिलो अभी भी जी। मंच पे बिलो द बेल्ट कोई कवि है नहीं, कोई है तो वो चलने वाला नहीं है जी। क्योंकि हाँ, कवि सम्मेलन की ऑडियंस जो है ना परिवार के साथ आती है, और जब परिवार साथ होता है तो इस तरह की चीज़ें वो लोग नहीं सुनना पसंद नहीं करते। तो इस तरह की कॉमेडी जो है कवि सम्मेलन में नहीं चलती। अभी सर इसीलिए ना आजकल क्लोज डोर इवेंट होने लग गए हैं, जो टिकट लेके आते हैं, 50-100 लोग बैठे हैं, हाँ, उसमें कुछ भी बोल दो आप। बस आप लोगों का समाना, मैंने आज याद है, आज 2003 या 4 के आसपास मैंने एक न्यू ईयर के प्रोग्राम पे आपको सुना, तो लगभग 800,000 लोग होंगे। सर आपको बताऊं, जयपुर में एक महामूर्ख सम्मेलन होता था, 1980 में गया था मैं वहाँ, 2 लाख श्रोता होते थे, 2 लाख। अभी भी कोटा में दशहरे पे कवि सम्मेलन होता है, लाख लाख श्रोता आते हैं जी। तो 1 लाख श्रोता और 50 श्रोताओं को बहुत अंतर है। और 1 लाख श्रोता में सर हमारी जो चुनौती है वो ज़्यादा बड़ी इसलिए है कि उसमें IAS ऑफिसर भी सामने बैठा है, नेता भी बैठा है, नेता भी बैठा है, और रिक्शे वाला भी पीछे बैठा है। हमें उन सब तक पहुंचना है जी, और बिना बिलो द बेल्ट हुए पहुंचना। तो ये जो चुनौती है ये ज़्यादा बड़ी है। तब भी सर आप लोग बांध के रखना एक वो मतलब आर्ट, वो धीरे धीरे कैसे मतलब इसकी ट्रेनिंग ली, या घर से ही? देखो, इस चीज़ की ट्रेनिंग तो कहीं हो नहीं सकती। अच्छा। कविता की ट्रेनिंग तो आपने देखा होगा, संगीत के स्कूल हैं, गायन के स्कूल हैं, एक्टिंग के स्कूल हैं, पर आपने कोई कविता का स्कूल देखा? कविता का कोई स्कूल नहीं है। कविता तो इनबिल्ट अंदर से ही आती है, और जो अंदर से आती है उसको आप कहीं सीख नहीं सकते। जेमिनी जी, मैं जैसे देखता हूँ कि मूवीज़ में भी देखते हैं हम, अगर एक्शन करना है, एक वैसे सीरियस डायलॉग्स करने हैं, उससे कंपैरिजन में सबसे आसान दिखता है कॉमेडी करना, और सबसे डिफिकल्ट है किसी को हंसाना, स्पेशली आज की एज में। बिल्कुल, कॉमेडी सबसे मुश्किल काम है, एक्टिंग में भी सबसे मुश्किल काम है। कॉमेडी हर एक के, कॉमेडी में टाइमिंग का खेल है ना सर, टाइमिंग का खेल है।
आंसू बहाना तो बहुत आसान काम है, आंखों ग्लिसरीन भी में लग ग्लिसरीन जाती लग जाए है। और किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। जी। तो आप कपिल शर्मा शो में भी गए सर, जी गया मैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ? मजा आया वहाँ, में कोई दिक्कत सर नहीं इतना है। लंबा कोई शो चला नहीं जितना कपिल शर्मा ने कॉमेडी को इतना लंबा, आज 20 साल हो गए लगभग। हाँ नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। और थोड़ी बहुत तो इधर उधर होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी संभाल संभाल के के रखा। रखा। सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं के लिए अपनी जो अरुण जैमिनी जी की फेवरेट कविता है। देखो, ये बड़ा अजीब सवाल इसलिए है कि हर कविता अच्छी लगती है, कवि को अपनी हर कविता अच्छी लगती है। हाँ, जो श्रोताओं को ज़्यादा अच्छी लगती हो आप वो सुना दीजिए। देखो जी, उसमें भी कई कविताएं हैं। अब जैसे एक कविता जो पहली मेरी हिट कविता हुई, वो थी 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। जी मैंने सुनी, हाँ, वो सुना देता हूँ वो आपको सुनाइए। पहले। चीज़ों में कुछ चीज़ें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। जी। बच्चों में बचपन नहीं मिलेगा सर, स्थिति इतनी खतरनाक है। ये टीवी और मोबाइल ने ना बच्चों का बचपना ख़त्म कर दिया है, कंप्यूटर ने। आजकल के बच्चे जो हैं वो बच्चे हो ही नहीं रहे, बड़े ही हो जाते हैं सीधे। ये बड़ी समस्या हो गई है। चीज़ों में कुछ चीज़ें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गाँव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा, ढूंढते रह जाओगे। आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के दो पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे। भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओगे। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत न खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओगे। जी। कट्टरता का उपाय, सबकी एक राय, डंकल के पंजे में देश आजाद, मरने का मजा, जीने का स्वाद, नेताजी को चुनाव जीतने के बाद, दुर्घटनाओं से रहित साल, गूदड़ी में होने वाले लाल, सांस लेने को ताजा हवा और सरकारी अस्पताल में दवा, ढूंढते रह जाओगे। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, बहुत मुश्किल काम है जी। वो एक सांप नेताजी को काट रहा था, एक ने कहा देखो सांप नेताजी को काट रहा है, बोले काट नहीं रहा है, जहर भरवा रहा है। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपये उधार, उधार भी नहीं मिलेंगे, मैं सही बता रहा हूँ जी। वो एक बैंक के बाहर मूंगफली बेचता था, तो उसका एक दोस्त आया, बोले 100 रुपये उधार चाहिए, मिल जाएंगे, कल लौटा दूंगा, हैं तेरे पास? बोला हैं तो सही पर दे नहीं सकता। बोले क्यों? बोला दरअसल मेरा बैंक वालों से एग्रीमेंट हुआ है कि मूंगफली वो नहीं बेचेंगे और लोन मैं नहीं दूंगा। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपये उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ, ढूंढते रह जाओगे। सर ये तो आपने कवि अपने शब्दों में, आसान शब्दों में कैसे एक संदेश भी दे देता है। आपने ये कविता गा के हमारी ऑडियंस को बहुत सारे संदेश दे दिए, अगर कोई समझे। हाँ बिल्कुल। सिंगल लाइन में बहुत सारे संदेश दे दिए। अब मैं चाहूँगा कि कोई हास्य अंग की कविता आप सुनाएं जो हमारी ऑडियंस आज 2025 में ठाके मार के हंस सके। हास्य के लिए वैसे भी हरियाणा का आदमी को कहीं जाना नहीं पड़ता जी, हम बहुत सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं। वो मुझे ध्यान है, एक मरीज डॉक्टर के पास गया,
तो डॉक्टर ने उसे इलाज बताया, बोले ऐसा करो 1 लीटर दूध लो, उसमें 4 छुहारे, 4 खजूर, 2 बादाम और 2 किशमिश और 2 काली इलायची डाल के इतना उबालो कि वो आधा रह जाए। जब वो आधा रह जाए उसे थाली में डालो, उखड़ू बैठो और फूंक मार के पी जाओ, और ये सब चीज़ें घर में मिल जाएंगी। मरीज बोला, जी डॉक्टर साहब ऐसा है, हमारे घर में इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ मिल सका है, एक उखड़ू और एक फूंक, बाकी सामान नहीं। तो हम तो सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं जी। तो एक कविता, दरअसल एक कविता और जो बहुत लोकप्रिय हुई वो सुना देता हूँ आपको जी। उसकी भूमिका में ये है कि कहते हैं कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। ये आरोप हरियाणा के आदमी पे लगता है। सर ये गलत तो नहीं है आरोप? नहीं, गलत है सर, मैं बताता हूँ क्यों। हमने तो सीधा जवाब सुना नहीं। लोग सवाल उल्टे करते हैं, इसलिए जवाब उल्टे मिलते हैं। वो बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया, बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सका है। भाई सोचने वाली बात है, तो काम तेरे बस की नहीं, वो पूछ क्यों रहा है तू? वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो एक ने पिछले बोले ताऊ बीड़ी पी हुआ है। अब कायदे से सवाल गलत। भाई जब तुझे दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है तो ये फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे है। बोले ताऊ बीड़ी पी हुआ है? बोले ना, अगरबत्ती सुलगाइए, धोख लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमा हुआ है? बोले ना, ऊँट है, कद छोटा रह गया इसका। तो लोगों के सवाल उल्टे हैं। फिर भी इसमें भी कोई शक नहीं कि हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता है। आप किसी से बात करके देख लो। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है। अरे बोले जा, मैंने क्यों रोक रखा है? अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो कहीं जाती दिखी ना। तुमने जाना तो जाओ। तो जवाब नहीं दे सकता जी। अभी मैं सोनीपत गया जी, मुझे एक पता ढूंढना था गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ कराएगा? पूछ लो पता। अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया। और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले, तो जवाब नहीं मिलेगा। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य कविता है ये जी। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया, हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या तैसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल ले, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन हुई। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं? जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की है, और सेब खरीदने पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, अजी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो, अगला भी पीछे ही पड़ा हुआ जी। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो ये कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा? अपना नौकर भेजेगा।
और अगर चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए, तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब, मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गया जी, चिंतन पे आ गया, पर जवाब देके नहीं दिया। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता, ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते, ना मैं राधे श्याम। देखो दुनिया में 5 ही सेब, 4 सेब प्रसिद्ध हुए हैं। बल्कि पहला जो एडम और ईव ने खाया, जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं जी। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा जी। बच्चे सोचते उस दिन वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय। और चौथा सेब है मेरा। कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती है बीमारी होती है। लो और खा लो सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं, और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो अरुण जी, आपने हास्य कवि रहे हैं आप, और बहुत ही सरल शब्दों में आप अपना व्यंग्य करते रहे हैं। आपने पॉलिटिकल मंचों पे भी करा, तो कई बार ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि कभी पॉलिटिकल मंच पे करना चाहे तो जो बात आप कहना चाहें वो कही नहीं जाती, या कैसे उसको फिर टैकल किया जाता है? दरअसल आजकल कहना मुश्किल हो गया है जी। पहले तो बहुत आसान था, खूब नेता सुनते थे, आनंद लेते थे। अब वो सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। अब कोई भी किसी भी दल का नेता हो, वो अपने दल के खिलाफ सुनना ही नहीं चाहता। तो उससे क्या है कि वो आनंद खत्म हो गया अब जो पहले हुआ करता। सर ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स में ही हो गया, लेकिन आम जीवन में भी देखते हैं कि व्यंग जैसे शादियों में इकट्ठे होते थे तो हाँ, इतना मजाक कर लेते थे। आज मजाक कोई सहने कोई तैयार नहीं है। सर क्या है मैं आपको बताऊं, इसके पीछे कारण जो है ना, एक तो ये जो साहित्यिक पत्रिकाएं बंद हो गई जी, उसका बहुत असर पड़ा है समाज पे। इस बात को कोई माने या ना माने, संवेदनशीलता खत्म हो गई, दूसरे के दुख को दुख समझना खत्म हो गया जी। तो जब ये संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, भावनाएं खत्म हो जाएंगी, तो ये सब हास्य विनोद सहना कितना मुश्किल हो जाएगा। पड़ोसी एक दूसरे को जानते ही नहीं है। वो तो जब पार्किंग की झगड़ा होता है, जब एक पता लगता है ये हमारे पड़ोस में रहता है, वरना पता ही नहीं लगता। ये स्थिति बहुत खतरनाक है। जैसे आपने उसमें कहा था ढूंढते रह जाओगे, तो अर्थी को कांधे आजकल बहुत जगह जाते हैं हम, तो 10 लोग इकट्ठे नहीं होते। सर कोरोना काल में याद करो आप, वो कितना भयावह दृश्य था जी। तो वही सब थी, समस्या थी ना। और कवि ने अपनी कलम से 30 साल पहले ही लिख दिया कि ऐसा समय आएगा। आ गया है जी, बहुत मुश्किल हो गया है। 10 लोग जुटाने मुश्किल हो गए। तो सुख में तो फिर भी लोग हैं, दुख में जुटाने मुश्किल हो गए हैं। सुख में भी समय कहाँ मिलता है लोगों का आजकल, वो समय बहुत कम रह गया। सुख में भी नहीं है, और असली पहचान सुख में ही है। सुख में दूसरे के सुख से सुखी होना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरे के दुख से सुखी होने लगे हम जी। वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। ये स्थिति हो गई है जी। अरुण जी, आपने
इंडिया में तो बहुत कवि सम्मेलन करे और बहुत आप ट्रैवल करे, काफ़ी शोज़ में आप होस्ट रहे हैं। आपने इंटरनेशनली भी ट्रैवल किया, इंटरनेशनल ट्रैवल किया, उसके कुछ किस्से, कोई यादगार, कोई ऑडियंस के साथ? नहीं, वहाँ की ऑडियंस बाहर बहुत बढ़िया है। इसलिए बढ़िया है कि तो प्यासे बैठे हैं। जी। दिल्ली में जैसे कितने कवि सम्मेलन हो जाते हैं तो आदमी चला जाता है चला कभी जाता कभी। है। वहाँ साल में एक 2 आध साल बार। में एक बार हुआ तो वो उनके अंदर सुनने की ललक ज़्यादा होती है, जी। तो वो ज़्यादा उत्साह के साथ सुनते हैं, अधिक अप्रिशिएट भी ज़्यादा करते हैं, तो बहुत आनंद आता है वहाँ, खूब सुनाने में तो मज़ा आता कितनी है। कंट्रीज़ में आप लगभग कर चुके हैं आज तक? ये भी नहीं गिनी मैंने तो कभी लेकिन जहाँ जहाँ भारतीय हैं और अच्छी तादाद में हैं, वहाँ वहाँ कवि सम्मेलन हुए और वहाँ वहाँ हम गए। आपको 2014 में हरियाणा गौरव सम्मान से नवाजा गया। 2014 से पहले ही नवाजा गया शायद, अच्छा। सन मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो हरियाणा गौरव सम्मान से जब आपको सरकार ने नवाजा, तो उस समय क्या एक मन में क्या भाव आया? देखो, कोई भी सम्मान जब मिलता है ना, वो आपको और अधिक अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करता है। जी। सम्मान सिर्फ राशि का नाम नहीं है, सम्मान जिम्मेदारी का भी नाम है। तो जब आपके ऊपर एक और अच्छा लिखने की जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो सम्मान आपको श्रेष्ठ लिखने के लिए अग्रसर करता है। अब हरियाणा गौरव सम्मान मिला तो निश्चित रूप से खुशी तो होनी ही थी, और उसमें आपको बताऊं क्या मिला था हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार तो हरियाणा ही है जी। 1 लाख रुपए का तो सम्मान था, खैर वो। इसके अलावा उन्होंने दिया हरियाणा रोडवेज का आजीवन पास। ये हरियाणा में ही संभव है सर, जैसे पहले आप लोग जब कॉमेडी करते रहे तो ऑडियंस का एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सुनना, और जैसे आप जैसे बड़े कवि जब आते थे, अभी हम भी जाते हैं, तो जो नौ सीखिए बच्चे आ रहे हैं उनको 10-10 मिनट का दे के भाई ऑडियंस एंड तक रुकी रहे कि एंड में अरुण जैमिनी जी का परफॉर्मेंस होगा। तो लोगों में मैंने भी बहुत कवि सम्मेलन सुने, तो 2-3 घंटे बैठने की क्षमता थी। आज वो 2-3 घंटे की क्षमता 30 सेकंड की रील पे आकर रह गई है। अब मोबाइल पे तो रील पे ही है, कभी सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है आपके प्रोफेशन पे? देखो, हर चीज़ के लाभ और हानि दोनों होती है। लाभ इसका ये है कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है जी। हानि यह है कि एक दिन में चीज़ पुरानी हो जाती है, क्योंकि उसने तो 30 सेकंड में सुन लिया, उसके पीछे की मेहनत तो उसे पता ही नहीं, और वो फिर कहता है ये तो सुना था जी, नया सुनाओ। तो नया सुनाना कोई आसान काम नहीं है। लोग तो बड़ी आसानी से कहते हैं नया सुनाओ। आज तक नेताओं से किसी ने नहीं कहा कि कोई नए वादे कर लो, वो तो वही पुराने वादे करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते ना, तो फिर से हर साल वही बातें हो जाते तो वही समस्या है, कहाँ से लाए नया भाई। और चीज़ एक सोशल मीडिया के कारण एक दिन में पुरानी हो जाती है। आज आपने कही नहीं और कल वो पुरानी हो गई। आसपास इतना घट रहा होता है। आप मैं जब भी देखता हूँ मंच में कोई लेटेस्ट जो चीज़ हो रही होती है उस पर आप व्यंग कर देते हैं और लिख लेते हैं, तो उसके लिए कैसे, मतलब एकदम कैसे स्टेज पे लिख लेते हैं या उससे पहले कुछ तैयारी? स्टेज पे लिखा नहीं जाता, वो तुरंत कोई बात आ जाती है और वो फिर निकल जाती है जी। वो विट जो है वो वहाँ कई बार काम आ जाती है। आर्ट गॉड गिफ्ट जिसे कह सकते हैं। कई बार वो बढ़िया कमेंट निकल जाता है जी। और फिर हमारे श्रोता भी कम विटी नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बताऊं। एक वीर रस के कवि थे, तब थे क्या हैं, योगेंद्र शर्मा जी। जी। वो भीलवाड़ा में कविता पढ़ रहे थे, तो खुला मंच था, तो लाइटें बीच बीच में, जहाँ जहाँ लाइटें पोल लगे हुए थे वहाँ वहाँ लोग नहीं बैठे थे, लोग दूसरी तरफ बैठे थे थोड़े अंधेरे में। तो उसने सवाल करा कि यहाँ लोग क्यों नहीं बैठे हैं? तो किसी ने बताया मच्छर बहुत है। जब बरसात के बाद प्रोग्राम होते हैं उनमें, बोले मच्छर बहुत है। बोले तुम मेवाड़ के लोग जो शेरों से नहीं डरते, मच्छर से डर गए। शेरों से ना डरने वाले मच्छर से डर गए। वो अपना वीर रस का वातावरण बना रहे थे बेस। शेरों से नहीं डरते, वो मच्छर से डर गए। तो एक श्रोता खड़ा हुआ, बोला शेर पजामे में नहीं घुसता तो ये जनता भी विटी है जी। और जब ये जो विट आई उसके बाद वो खुद हंस पड़ा बेचारा कवि। सही बात है, क्योंकि माहौल ही एकदम ऐसा बन गया। वीर रस का कवि हास्य रस पे चला गया क्या करते।
जी तो ये सब होता है, मजा आता है। सर, अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत मज़ा आ रहा है कि आप जैसी पर्सनैलिटी हमारे साथ आई। मैं चाहूँगा कि आप 2 लाइन सुना दें जिन जिन चीज़ों पे मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले, आजकल जो बड़ा एक वो है, दोस्ती में लोगों को धोखे भी मिलते हैं और दोस्ती में बहुत लोग रहना चाहते हैं। दोस्ती पर आप क्या कहेंगे? मैंने उस पर कविता में भी है, दोस्ती में लिहाज, लिहाज तो ख़त्म ही हो गई है। जी। और फेसबुक पे 5,000 दोस्त होना और अपने बड़े भाई से संवाद नहीं होना, तो ये सब बहुत बुरी स्थिति है। जी। तो दोस्त फेसबुक पे नहीं होते, दोस्त तो स्कूल से ही शुरू होते हैं। और वो दोस्ती बहुत बहुत बड़ा रिश्ता है साहब, इतना बड़ा रिश्ता है क्योंकि दोस्त और भाई में, दोस्त जो है वो आपका बनाया हुआ भाई है, जी। और भाई जो है ईश्वर से मिला हुआ मित्र है। तो जब ये स्थिति हो जाए तब बात बनती है। जी। देखिए, दोनों में कितना वो है, अगर देखा जाए तो दोस्त भाई बन सकता है और भाई मित्र दोस्त बन सकता है। बनाना ही पड़ेगा आपको, जी। वह बन ही जाएगा अगर आपके अंदर आप स्वच्छंद निर्मल हैं, तो ये सब होगा। घरवाली पे आप बोलते हैं, घरवाली पे कोई कॉमेडी की लाइन, कोई किस्सा ऐसा बताइए। घरवाली पे नहीं बोलता मैं अधिकतर, अपनी घरवाली पे तो बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि घर में भी रहना है। तो मुझे एक किस्सा ध्यान आ गया। वो एक की पत्नी गुजर गई, तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। तो हाथ से वेग तो ऐसे ही निकलता है सर, बातचीत से ही निकलता है। सासू माँ पे। दरअसल क्या है, हरियाणा में हर संबंध हास्य रस में है। जी। हम हर संबंध को हास्य रस में जीते हैं। जब बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है, तो सासू दामाद के संबंधों में तो होगा ही। जी। वो बाप बेटे, मुझे ध्यान है, वो एक बेटा जो है उसका रिजल्ट आना था, तो रिजल्ट लेके आया तो बाप रिपोर्ट कार्ड देख रहा था, है बोले शर्म नहीं आई, फेल हो गया, आज के मुझे अपना बापू मत कह दियो। अरे बोले बापू क्यों परेशान हो रहा है, स्कूल की रिपोर्ट आई है, कौन सी डीएनए रिपोर्ट आ गई। तो जब बाप बेटे के संबंध आते हैं तो सास बहू के तो होंगे ही। जी। वो जो है बहू पियर पहुंची, अपने मायके गई, तो माँ ने पूछा, बोले बेटी दामादो खाने में क्या पसंद है। बोले जी बथुआ बहुत पसंद है। अब जब दामाद बहू को लेने पहुंचा तो बथुए का साग, बथुए की भुजी, बथुए का रायता, बथुए की रोटी, बथुए का पराठा, और तो और सलाद में ही बथुआ। अगला 2 मिनट तो थाली देखता रहा, फिर बोला सासू इससे अच्छा मैंने बथुए खेत में छोड़ जाती। हाँ, चढ़ता रहता वहीं बैठा बैठा। तो ये सब संबंध हास्य रस में है हमारे यहाँ। आज आसपास देखें, चारों तरफ हमें दिखता है कि हर कोई ना स्ट्रेस में है। बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, बिल्कुल। कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाने का स्ट्रेस है, हाँ, फिर शादी करने का स्ट्रेस है, फिर जॉब में स्ट्रेस है, हर तरह से स्ट्रेस देखते हैं। स्ट्रेस के माहौल में आप जैसे कवि को, आप जैसे आर्टिस्ट को हम लोग 5 मिनट सुन लेते हैं। कपिल शर्मा शो भी मुझे लगता है इसी वजह से बहुत बड़ा हिट भी रहा, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसी थी कि जब आदमी अपने घर में नहा धो के शाम को खाना खाए, तो खाने के टाइम पे वो आ जाता है, तो आदमी कहता चल भाई पूरे दिन की थकान उतर गई। और मैंने अपने पेरेंट्स को रेगुलरली, मेरी मदर को ये है कि कहीं नहीं जाना, बस आज तो कपिल का शर्मा का शो आना है। सर, आज आप क्या मानते हैं कि कितना ज़रूरी है हास्य की तरफ अपना ध्यान? आप मानते हैं कि स्ट्रेस बस्टर इससे बड़ा कुछ नहीं है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तो डॉक्टर भी कहते हैं ना कि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। पहले हास्य को महत्व नहीं दिया जाता था। हास्य को हमारे मुनियों ने, आचार्यों ने अधम कोटि का रस माना था कि ना किया जाए। हाँ, ये अधम कोटि का रस है। तो लेकिन आज समय बदल गया है सर। उस वक़्त तनाव नहीं थे जीवन में। उस वक़्त हंसी जो है, चौपालों में बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाते हुए ठहाके लगते थे। समय नहीं रहा लोगों के पास। वो जो अड्डेबाजी होती थी वो कहाँ रह गई अब। और मैं, अरुण जी, मैं बहुत शौकीन हूँ इस चीज़ का कि हमारी 2-3 जगह ऐसी सिटिंग है कि काम भी हो तो पहले हम लोग जाके 4 दोस्त इकट्ठे, खाना पीना इकट्ठा, और एक दूसरे की खिंचाई। वो आज के टाइम में ऐसा लगता है कि
जो आदमी थोड़ा सा खाली है ना, वो तो ये कर सकता है, यहाँ जो यारों में बैठता है। अदरवाइज जिनका डे टू डे रूटीन है, 9 to 6 की जॉब है, वो तो उन्हें मतलब ही भूल गया है कि हाँ भाई कॉमेडी भी कोई चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब हम सरकारी ऑफिसों में प्रोग्राम करने जाते हैं ना, तो बेचारे मेरे ख्याल से साल में उस मौके अब पे यहाँ से होते हैं, क्योंकि वो वही 9 से 5 का जो शेड्यूल है उनका, घर जा रहा है बस वो, तो वो भी प्यासे बैठे होते हैं। तो वो खूब इंजॉय करते हैं, इसलिए कि वो हंसे नहीं है भाई। और हंसना बहुत ज़रूरी है सर। आजकल तो क्या है, जैसे अब पहले पति पत्नी के संवाद में भी खूब हास्य होता था, अब ये है कि वो ईगो लेके बैठ जाते हैं, तो उनका आपस का जो नोक झोंक होती थी, जो हास्य होता था, वो ख़त्म होता जा रहा है। सर मैं अभी अपना बताता हूँ कि मेरे बड़े भाई, मैं और मेरे बड़े भाई हैं, तो 20 साल पहले उनकी शादी हुई, तो 3 साल के गैप में हमारी हुई। तो जब मेरी शादी से पहले मैं अपनी भाभी से इतना मजाक करता था, इतना मजाक करता था, आज ये लगता है कि आज तो ना कर सकते और ना लोगों में एक्सेप्टेंस है, हाँ बिल्कुल, नाराजगी हो जाती है। बिल्कुल सही कह पहले रहे हो। बहुत मजाक कर लेते थे लोग, सह भी लेते थे। और खूब मजाक, देवर भाभी का रिश्ता तो है रिश्ता ही मजाक का था। जीजा साली का रिश्ता जी। मजाक का रिश्ता है। तो ये सब रिश्ते जो हैं मजाक के, आनंद के हैं, अब उसे हमने खत्म कर दिया। ये बहुत स्थिति विकट है, तो इसलिए हास्य कविताओं की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। लोग बाग हंसने के लिए घर से बाहर निकल के बेचारे कवि सम्मेलन में आते हैं। ये मजबूरी इसलिए है कि हंसी घर में हंसी नहीं है, घर में हंसी नहीं है। अभी तक मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, आपने बड़े आसानी से बता दिया, लेकिन आपकी लाइफ का एक बड़ा एक किस्सा है आपकी शादी का। ओहो, उसके बारे में बताइए। क्या है सर कि प्रेम विवाह तो हो नहीं सकता था। ऐसा क्यों? इसलिए कि एक तो हिंदी का विद्यार्थी, ऊपर से कवि, उससे कौन प्रेम करे। जी। हम ही करते थे, एक तरफा ही होता था वो। तो इसलिए कोई प्रेम विवाह की गुंजाइश थी नहीं। और जब रिश्ते आते थे तो लड़की वाले पूछते थे, भाई क्या करता है लड़का? जी। भाई कवि है। नहीं, वो तो ठीक है, पर करता क्या है? तो कोई पलट के आता ही नहीं था कोई, क्योंकि कुएं में कौन धकेले अपनी लड़की को? भाई सिर्फ कविता से तो गुजारा चल नहीं सकता, ये कोई सोच भी नहीं सकता। जी। फिर मैंने एक बिजनेस किया, 4-5 लाख रुपए मेरे खर्च हुए सर। वो बिजनेस दिखा के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के कि जी ये करता है लड़का, ये है वो है। ब्याह करा, और ब्याह करने के बाद नमस्ते कर ली बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस मैन हूँ ही नहीं मैं, दिमाग भी नहीं है वो। और उसके बाद मेरी सासू बहुत परेशान रहती थी। ऐसा क्यों? बोले जी, वो लोग पूछते हैं कि दामाद क्या करता है, तो हम क्या जवाब दें। मैंने कहा, पहले तो कह देती थी कब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है। जी। बोले हम क्या जवाब दें। मैंने कहा कह दो कवि है। बोले एक दो से कहा तो वो ऐसे देखने लगा जैसे हमने अपनी लड़की के साथ अन्याय कर दिया हो। तो ये किसी भी कवि कलाकार के लिए बहुत दिक्कत है, आसानी से रिश्ते। अब तो खैर प्रेम विवाह तो अब चलन में ज़्यादा आ गया, उस वक्त तो था भी नहीं इतना। और हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं। और हरियाणा में तो प्रेम वैसे भी ब्याह के बाद ही होता है ना। जी। ब्याह से पहले प्यार कर ले तुम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हाँ। हमारा प्रेम कोई आसान काम थोड़ी है। और हरियाणा के प्रेम की बात चलिए तो हरियाणा के प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले ऐसा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। तो ये हमारे यहाँ भोलापन है जी। एक सर कुरकुरी, वो जो अच्छा, वो दिल कुरकुरा वाला है। संबंध विच्छेद के लिए भी बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे आता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली, तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का एवरेज है ना, औसत, अब तो काफ़ी सुधार हो गया हरियाणा में, अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। इम्प्रूवमेंट। लेकिन अभी भी पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला, यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। सर ये तकलीफ है जी। ये तकलीफ है हमारी। और तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं जी, तो तकलीफ और बढ़ जाती है। अरुण जी, आपने एक बड़ा ही फेमस आपका वो था जो एक डॉक्टर के पास दरअसल क्या है, हरियाणा में काम वही कर सकता जो हरियाणा का हो। जी।
जैसे डॉक्टर है कोई और प्रदेश का आके वहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताओगा। बोले डॉक्टर साहब कार्ड जब में कुछ धुआं सा उठा है, अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। अच्छा डॉक्टर भी कमाल है, वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई, देखा कुछ दिन बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। और बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या कहा जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। मेरे भाई सोनीपत में डॉक्टर तो एक मरीज आया उनके पास, तो उसके बुखार जो है एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा था। बोले डॉक्टर साहब मेरा कौन सा बुखार? बोले बारी का बुखार है, बारी का, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा था। बोले डॉक्टर एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानना तो? बोले कह ले भाई। बोले बारी मारी क्यों आवे, तेरी क्यों ना आती? तो ये जो आनंद है सर, ये हरियाणा की लोक भाषा है, हरियाणा का आदमी आनंद में ही रहता है। जी जैमिनी जी, हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं और इतना लाइट माहौल बना हुआ है, ऐसा ही माहौल हमारे दोस्ती में, हमारे घरों में रहे, उसके लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? देखो जी, घर में अगर आप मित्र बन के रहेंगे तो ये माहौल मिल सकता है। आप अगर मित्र बन के नहीं रह रहे, चाहे वो अपने पुत्र के साथ, अपनी पुत्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ और पिता के साथ भी, क्योंकि ये मैत्रेय युग है, आपको उनकी भावनाएं समझने के लिए मित्र बनना ही पड़ेगा जी। और उनको भी आपका मित्र बनना पड़ेगा, तभी आप एक दूसरे की समस्याओं को समझ सकते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सब मित्रवत रहें तो प्रेम अपने आप बरसेगा। तो दोस्तों 2025 के इस एपिसोड में हमारे साथ अरुण जैमिनी जी थे और अरुण जैमिनी जी ने बहुत ही प्यारे अंदाज में हमें और आपको एंटरटेन किया, और जैसे ही आपसे बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा आपका एपिसोड। शुक्रिया और जी। हम चाहेंगे कि आपकी सेहत बरकरार रहे और आप आने वाले जीवन में भी आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमें कॉमेडी के जोक्स दें और अच्छे सीरियल्स में आप आए, ताकि ऑडियंस के लिए एक आपका बफर तैयार हो, क्योंकि आगे आगे जीवन में लोगों को स्ट्रेस बहुत आने वाला है। जैसा बताते हैं बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। मैं चाहूँगा कि अरुण जैमिनी जी जैसे लोगों को आप सुने और रिलैक्स रहें, ताकि आपके जीवन में कम से कम स्ट्रेस हो और शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठें, अपने परिवार के साथ बैठें और खुल के ठहाके लगा कर हंसें, ताकि आपका स्ट्रेस खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता भी हूँ मिल के जीवन से उम्र हम तमाम करते हैं, दर्द को भूलने का इंतज़ाम करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार।